हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज के वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले भी एक और वीडियो में मैंने आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। उस टाइम मैंने आप लोगों को वैदिक सोसाइटी तक पढ़ाया था, इसीलिए वहीं तक मैंने आप लोगों को क्वेश्चन डिस्कस किए थे। लेकिन अब जो है हमारा सिलेबस पोस्ट गुप्ता पीरियड तक पहुँच गया है, इसीलिए वैदिक सोसाइटी के बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि इस तरीके से आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। जितना भी अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री करवाया है मैंने, एक तरीके से उसका रिवीजन ही समझ लीजिए, क्योंकि रिवीजन करना भी ज़रूरी रहता है। इस तरीके से सिर्फ पढ़ते जाने से कुछ नहीं होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एक रिवीजन के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये 17 क्वेश्चन करवा दिए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कृषि में लोहे का प्रयोग किस काल में शुरू हुआ था। तो इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि नवपाषाण काल, दूसरा ऑप्शन है मध्य पाषाण काल और तीसरा ऑप्शन है ऋग वैदिक काल, चौथा ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल। तो इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर वैदिक काल। तो जैसा कि मैंने जब आप लोगों को उत्तर वैदिक काल पढ़ाया था तभी मैंने बताया था कि इस टाइम पे कृषि में लोहे का प्रयोग करके और भी ज़्यादा किसानों को, जो उस टाइम लोग थे, उनको बहुत ज़्यादा आसानी हो गई थी फसलें उगाने में। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि वर्ण व्यवस्था की शुरुआत किस काल से मानी जाती है। तो इसके भी हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ऋग वैदिक काल, दूसरा ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल, तीसरा ऑप्शन है पाषाण काल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका सही आंसर है उत्तर वैदिक काल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जैसा मैंने जब उत्तर वैदिक काल करवाया था उस टाइम बताया था कि उत्तर वैदिक काल में ही ये हमें 4 तरीके के जो वर्ण होते हैं उनकी शुरुआत होती हुई दिखाई देती है। 4 तरीके के वर्ण कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 तरीके के वर्णों की शुरुआत हमें इस काल में देखने को मिली थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें पूछा गया है कि हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बिंदुसार, दूसरा ऑप्शन है अजातशत्रु, तीसरा ऑप्शन है बिंबिसार और चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है बिंबिसार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था और मगध महाजनपद में हमने 4 वंशों का शासन देखा था। इसमें हर्यक वंश जो था वो पहला वंश हमें देखने को मिला था और इसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें पूछा गया है कि सिकंदर, जिसे हम लोग नेपोलियन भी कहते हैं, उसने भारत पर आक्रमण किया था। उस टाइम किस वंश का भारत पर शासन था। तो हम लोग इसके ऑप्शन के बारे में अगर बात करें तो इसमें पहला ऑप्शन है हर्यक वंश, दूसरा ऑप्शन है शिशुनाग वंश, तीसरा ऑप्शन है नंद वंश और चौथा ऑप्शन है मौर्य वंश। तो हम इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नंद वंश। और नंद वंश में भी उस टाइम धनानंद का शासन था, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक माना जाता है। उस टाइम पर ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मगध महाजनपद की सफलता या फिर सबसे शक्तिशाली महाजनपद होने के क्या क्या कारण थे। तो इसमें जो पहले ऑप्शन दिए हैं हम वो लोग देख लेते हैं। इसमें पहले है कि लोहे स्रोत की उपलब्धता के कारण, दूसरा है मगध की जो राजधानी थी जिसका नाम राजगृह था वो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। इसके अलावा तीसरे में बताया गया है कि मगध गंगा के
मैदान में स्थित होने के कारण परिवहन एवं कृषि दोनों की सुविधा उपलब्ध थी। इसके बाद चौथा दिया है कि योग्य एवं साहसी शासक। अब इनमें से सही उत्तर हमें चुनना है, तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन बोला गया है कि केवल एक, दूसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, तीसरा ऑप्शन है 1, 2 और 3 और चौथा ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4 यानी कि उपयुक्त सभी। तो हम लोग इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये चारों मगध की जो या फिर जो सफलता हम बोल सकते हैं, मगध का सबसे शक्तिशाली महाजनपद होने का कारण ये चारों हम मान सकते हैं। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि सिक्कों के प्रयोग की शुरुआत किस काल से मानी जाती है। तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वैदिक काल, दूसरा ऑप्शन है महाजनपद काल, तीसरा ऑप्शन है मौर्य काल और चौथा ऑप्शन है ताम्रपाषाण काल। तो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाजनपद काल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि महाजनपद काल की शुरुआत 6ठी सदी ईस्वी पूर्व से मानी जाती है और तभी से हमें सिक्कों का प्रचलन भी होता हुआ दिखाई देता है। इस टाइम पर जो सबसे पहले सिक्के चलाए गए थे उन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। तो इस टाइम से ही यानी कि महाजनपद काल से ही हमें सिक्कों की शुरुआत देखने को मिलती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि पहली बार न्याय व्यवस्था की शुरुआत किस काल में हुई थी। तो इसके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल, दूसरा ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल, तीसरा ऑप्शन है महाजनपद काल और चौथा ऑप्शन है मौर्य काल। तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाजनपद काल में ही हमें न्याय व्यवस्था की शुरुआत होती हुई भी दिखाई देती है। क्योंकि जो महाजनपद काल आता है उसी टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, यानी कि जो राजा होता था, एक जो सबसे शक्तिशाली राजा होता था, उसके बाद जो प्रजा होती थी, तो ये वाली जो व्यवस्था है वो हमें महाजनपद काल से ही देखने को मिली थी। उसके पहले तक तो लोग आपस में साथ में ही रहते थे, तो उनमें कोई ऐसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता था, इसीलिए कोई दंड देने वाला भी नहीं होता था। लेकिन इसकी शुरुआत हमें महाजनपद काल से ही देखने को मिलती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि महाजनपद काल में नए नए धार्मिक संप्रदायों या फिर जिन्हें हम लोग सनातन धर्म भी कहते हैं, उनके उदय के क्या क्या कारण थे। तो इसमें पहला दिया गया है कि आर्थिक परिवर्तनों में ब्राह्मणवादी मान्यताओं का बाधक सिद्ध होना, दूसरा दिया गया है वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणों की सर्वोच्चता के कारण सामाजिक असंतोष, तीसरा दिया गया है ब्राह्मणवादी कर्मकांडों से राज्य को आर्थिक नुकसान और चौथा दिया गया है समानता और अहिंसा जैसे विचारों की ओर लोगों का आकर्षण। अब इसके हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है केवल एक, दूसरा ऑप्शन है 1 और 3, तीसरा ऑप्शन है 1, 2 और 3 और चौथा ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये चारों जो हैं वो नए धर्मों के उदय के कारण थे। और ये नए धर्म कौन कौन से थे, इस टाइम पे हमने बात की थी कि बौद्ध और जैन जो धार्मिक संप्रदाय हैं उनका उदय हमें इसी टाइम पर होता हुआ दिखाई दे रहा था। क्योंकि जो ब्राह्मणों की सर्वोच्चता थी उसके कारण बहुत से लोगों में असंतोष पैदा होता जा रहा था और ये जितने भी कारण हैं इन सब कारणों से ही नए नए जो धार्मिक संप्रदाय हैं उनका उदय होता जा रहा था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि नीचे दी गई बौद्ध संगीतियों को उनके सही स्थान से मिलाइए, यानी कि ये जो बौद्ध संगीतियाँ हैं वो किस स्थान पे हुई थी उनको उनसे मिलाना है। तो हम लोग देख लेते हैं। इसमें प्रथम बौद्ध संगीति, इसके सामने ऑप्शन दिया है वैशाली, दूसरे के सामने दिया है पाटलिपुत्र, तीसरे के सामने दिया है कश्मीर और चौथे के सामने दिया है राजगृह। तो अब इनमें से सही आंसर जो है वो आप लोगों को चुनना है। तो हम लोग पहला ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें पहला दिया गया है
कि पहले का जो है वो बी है, दूसरे का ए, तीसरे का सी और चौथे का डी। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो सी वाला ऑप्शन है, यानी कि पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई थी, दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो वैशाली में हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई थी। तो ये जब मैंने आप लोगों को बौद्ध धर्म पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने आप लोगों को बौद्ध संगीतियों के बारे में भी डिटेल में बताया था। तो आप लोग अगर चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे आप लोगों की क्लैरिटी हो जाए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध, यानी कि जिन्हें हम गौतम बुद्ध भी कहते हैं, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बोध गया में, दूसरा ऑप्शन है सारनाथ में, तीसरा ऑप्शन है लुम्बिनी में और चौथा ऑप्शन है कपिल वस्तु में। तो इसका जो सही आंसर है वो है सारनाथ, यानी कि उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि सेंड्रोकोटस किस मौर्य शासक का नाम था। इसके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन है बिंदुसार और तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंड्रोकोटस भी कहा जाता था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि जैन धर्म के संप्रदायों का नाम क्या था, यानी कि जो जैन धर्म के दो संप्रदाय थे वो कौन कौन से थे। तो इसमें पहला है श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर, तीसरा है हीनयान और चौथा है महायान। अब इनमें से आप लोगों को सही आंसर चुनना है। तो पहला ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है 2 और 3 और तीसरा ऑप्शन है 1, 2 और 3 और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आप लोगों को जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो 1 और 2 यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर हैं वो हमें जैन धर्म के संप्रदाय देखने को मिलते हैं, जबकि हीनयान और महायान जो हैं वो बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा स्रोत मौर्य काल से संबंधित है। इसमें पहला दिया गया है मेगास्थनीज की इंडिका, दूसरा दिया गया है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब आप लोगों को सही आंसर बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा ऑप्शन है केवल 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये दोनों ही मौर्य काल से संबंधित हमें प्रमुख स्रोत देखने को मिलते हैं। ये जो कौटिल्य है ये चाणक्य का अर्थशास्त्र भी इसे बोलते हैं और मेगास्थनीज नामक जो विदेशी यात्री था वो भी हमें मौर्य काल में ही आता हुआ दिखाई देता है और उसने ही मौर्य काल से संबंधित ये पुस्तक अपनी इंडिका नाम से लिखी थी। तो ये दोनों ही स्रोत मौर्य काल से संबंधित देखने को मिलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें बोला गया है कि रुद्रदामा का जूनागढ़ अभिलेख जिसे सुदर्शन झील का वर्णन किया गया है वो उस जो ये सुदर्शन झील है उसका निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था। हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन है बिंदुसार ने, दूसरा ऑप्शन है अशोक ने, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने और चौथा ऑप्शन है अजात शत्रु ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। बाद में और भी बहुत सारे शासकों ने इसका पुनरुद्धार करवाया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें बोला गया है कि मौर्य वंश का अंतिम संस्थापक किसे माना जाता है। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अशोक को, दूसरा ऑप्शन है बिंदुसार को, तीसरा ऑप्शन है उदयन को और चौथा ऑप्शन है बृहद्रथ को। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बृहद्रथ को मौर्य वंश का अंतिम संस्थापक माना जाता है। तो आज के वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। अब हम लोग जो आगे के और क्वेश्चन रह गए हैं उनके बारे में बाद में बात करेंगे, यानी कि अभी तक हमारा सिलेबस कहाँ तक हो गया है। अभी तक मैंने आप लोगों को
पोस्ट गुप्ता पीरियड तक करवा दिया है। तो इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें हम लोग ये मौर्य काल तक हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिए हैं। तो मौर्य काल के बाद के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो को हम लोग बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के एंशिएंट हिस्ट्री के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिलते रहें। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।